हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज का जो वीडियो है हमारा एकदम फ्रेश एंड न्यू वीडियो है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा फिनांस ईयर चेंज हुआ है। बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो कि आपके ऐड ऑन होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जो करना है वो मैं आपको इनिशियल आज की इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हर एक चीज़ बता दूंगा एक एक चीज़ करके। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। आपका अगर खुद का प्राइवेट कंपनी है तो भैया पेनल्टी बिल्कुल नहीं लेगा। आपका ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जो भी है आपका पेनल्टी नहीं लेगा। लिस्टेड एंटिटी के बारे में यहाँ पे मैं कवर नहीं करने वाला क्योंकि लिस्टेड एंटिटी के पास डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरीज होते ही हैं। उनके लिए कोई बहुत बड़े कोई इशू का बात नहीं है। बट प्राइवेट कंपनियां जिनकी छोटी सी कंपनी है उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि भैया मेरे को कंपनी में करने क्या है, क्या कंप्लायंस करना है, क्या नहीं करना है। उनके लिए एक छोटा सा पेनल्टी उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है जी, एकदम बढ़िया चलेगी। ठीक है, आप बिजनेस पे फोकस करो, हमको कंप्लायंस करने दो, मैं बताने दो, मैं कर नहीं का। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नया फाइनेंस ईयर स्टार्ट हो चुका है, एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा है आज 2000। हैप्पी न्यू ईयर नीचे आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। 2023-24 का ये फाइनेंस ईयर हो चुका है स्टार्ट। मेरे को क्या क्या सजेस्ट करना है ना, अगर आपका ये नया फाइनेंस ईयर स्टार्ट हो रहा है, टैक्स प्लानिंग आप आज के डेट से करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, होता क्या है ना, जैसे ही आप जैसे मार्च 2024 में जाओगे ना, आप बोलोगे कि आप टैक्स प्लानिंग करनी है, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ ये करो, यहाँ वो डालो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। आप आज से ही स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा अमाउंट में आपको एक अप्रॉक्स निकालो कि भैया मेरे को इतना तक का, लगभग इस साल का सेल मेरा 50 लाख तक का था, अगले साल का सेल मेरे को जहाँ तक लग रहा है 70 लाख तक का खींच सकता हूँ मैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको अभी पता चल रहा है 50 लाख है, मैक्सिमम मैं 70 लाख या फिर 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ तक खींच पाऊंगा। तो जो आपका एस्टिमेट है ना, उस एस्टिमेट के बेट पे आज से ही आपको टैक्स प्लानिंग करना स्टार्ट करना होगा। सीधा मार्च में जाकर टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर दो तो होता क्या है पता है ना, आप जबरदस्ती का टैक्स प्लानिंग कर लेते हो, जबरदस्ती का आप सिस्टम अरेंज कर देते हो। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको नोटिस आ गया ना, तो फिर उसका जो मतलब होता है ना लेयरिंग, कि ये किया, वो जो झूठ मूठ का नौटंकी वाला कागज, क्या होता है, ऑन पेपर जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो गंदा बनता है। अगर आपको बनाना है तो आप स्टार्टिंग से अप्रैल से स्टार्ट करो, आराम से थोड़ा थोड़ा काम करना रहेगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते 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 मार्च तक जाते जाते आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप मार्च में ना आराम से बैठ जाते हो, बोलते हो कि हाँ भाई हमारा टैक्स प्लानिंग हो गया। अगर इनकम टैक्स वाला बोलता भी है कि भैया ये क्या हुआ है, आप तो पूरा 1 साल का टाइम लियो, उस चीज को धीरे धीरे इनिशिएट करते करते एकदम बेस लेवल पे ला चुके हो, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी रिप्लाई देने में, कोई भी घटिया से घटिया काम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपका जो भी टैक्स का प्रोफेशनल है, जो भी भैया आपका टैक्सेशन देखते हैं, आप उसको बोलो कि सुन भाई, टैक्स का प्लानिंग अगर करना है तो आज से कर। मार्च में आके मेरे को मत बोलेगा कि सुनिए ना यहाँ पे पैसा डाल दीजिए। चिटिंगबाजी वाला काम नहीं, ईमानदारी से निकाल, थोड़ा थोड़ा करके समझ जाओ भावनाओं को। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज हो गया। दूसरा चीज आता है कंप्लायंस। अब देखो कंप्लायंस में तो तुम्हारा बहुत कुछ आ जाता है। एक आता है लेबर लॉ, इसके दिन मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेबर लॉ के ऊपर क्या क्या, लेबर लॉ ऑलरेडी बहुत सारा पहले का वीडियो बना हुआ है, बट अराउंड 2-3 साल पहले का वीडियो बना हुआ है। तो अभी उसको चेंज करने का टाइम आ गया। ठीक है, क्योंकि सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है अपना। लेबर लॉ एक आता है, बट इसमें क्या है ना, अगर आप नहीं कंप्लाई करते हो तो पेनल्टी बहुत हैवी नहीं है। ठीक है, ऑन एन एवरेज पेनल्टी बहुत कम है। प्रोवाइडेड पीएफ वगैरह की थोड़ी पेनल्टी पड़ जाती है, वो अलग चीज़ है। पीएफ वगैरह आप अगर देते हो तो टाइमली ही दे रहे हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का आपका कंप्लायंस क्या क्या हो जाता है ना, इनकम टैक्स में आपको ध्यान रखना होगा कि भैया आपका आईटीआर ना छूटे। कुछ भी छूटे, आईटीआर ना छूटे। आईटीआर आपको 100% फिलअप करना है, भले वो नील जाएगा, आप बिजनेस किए नहीं किए, साल भर आराम करे तो एकदम मस्त आराम से सो के उठे हो, आईटीआर जरूर भर देना। नहीं भरोगे सीधा 5,000 1 लाख तक का पेनल्टी है, बहुत कुछ है। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। ठीक है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना ही होता है, कुछ भी करो। ठीक है, कंपनी है मतलब रिटर्न भरना है। क्लियर। टीडीएस फीडीएस काटते हो तो वो उसके लिए फिर प्रोसीडिंग बढ़ते जाता है, अलग अलग और रिटर्न आने स्टार्ट हो जाता है। टीडीएस काटोगे तो फिर टीडीएस का भी रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक है, वो अलग दिन किसी दिन सीखेंगे। अब आता है आरओसी का कंप्लायंस। अब आरओसी में क्या होता है ना, हर एक चीज थोड़ा डिजास्टर क्रिएट कर देता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्टिंग होते हैं। मेनली आरओसी में 3 टाइप के कंप्लायंस होते हैं। एक होते हैं आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट या फिर बोल सकते हो आप रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल भी बोल सकते हैं आप।
इंटरनल मतलब ना कंपनी के अंदर रिकॉर्ड रहता है, ये किसी को सबमिट नहीं करने पड़ते। जैसे मिनट बुक किसी को सबमिट नहीं करना होता है, रजिस्टर ऑफ चार्ट किसी को सबमिट नहीं करना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, एमजीटी वन वगैरह, ये सब चीज आपको किसी को सबमिट नहीं करना पड़ता है, बट इंटरनली बना के रखना पड़ता है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप कुछ बनाओ चाहे नहीं, मिनट्स को अच्छे से मेंटेन करके रखो। मिनट्स को आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखो। यहाँ पे राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बहुत गंदी लिखता हूँ मैं, सॉरी। मिनट्स को आप हमेशा मेंटेन करके रखो। रीजन बोल रहा हूँ, आज आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, चलो ठीक है, कल को जिस दिन ये डेवलप करेगा, आपको फंडिंग चाहिए होगी 50 करोड़ 100 करोड़, जिस दिन आप फंडिंग के लिए जाओगे ना, उस दिन आपके इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बोलेंगे कि भैया हम आपका ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, ये क्या आपका, कैसे हम खरीद सकते हैं, कैसे हम आपको फंड दें, आप तो एक मिनट बुक तक मेंटेन नहीं कर पाए। मतलब आपको मिनट से क्या होता है ना, आपका पूरा सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग रहता है कि ये टाइम पे ये हुआ, ये रेजोल्यूशन पास हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद हुआ, पूरा मीटिंग का ब्यौरा होता है। ऑब्वियसली बात है, छोटी कंपनी तो मीटिंग नहीं किया होगा आपने, तो बट बुक पे जो भी आपने दिखाया ना, उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है। उसमें गड़बड़ी होने के बाद क्या होता है, बहुत झमेला होता है। अभी तो एट प्रेजेंट आरओसी इतना ज्यादा विजिलेंट हो गया है कि सिर्फ मिनट बुक के नीचे जो है नंबरिंग करना पड़ता है, हर पेज पे नंबर होना चाहिए कंसिक्वेंटली। उस पे नंबरिंग ना होने की वजह से पेनल्टी ठोक दिया है। सो इस टाइप की भी चीजों को के ऊपर बहुत हेवी हेवी पेनल्टी आ रही है, तो मिनट्स के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। मिनट्स हमेशा अप टू डेट रखिए, पहला चीज। दूसरा आता है आपका इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। इवेंट बेस्ड, अब इवेंट बेस्ड भैया मतलब क्या है आपका, इवेंट बेस्ड मतलब हो गया, अगर मान लो आपको इस फाइनेंस ईयर में, ये आपका पहले तो नहीं हुआ होगा, इवेंट बेस्ड मतलब हो गया इस फाइनेंस ईयर में, मान लो अगर कभी आप डायरेक्टर चेंज कर रहे हो, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कुछ कम फाइलिंग करनी पड़ती है DIR 12 बोल के। ठीक है, डायरेक्टर के बाद क्या करना होता है, डायरेक्टर के बाद मान लो आपको आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, विद इन सिटी करना है, आउटसाइड सिटी करना है, आउटसाइड स्टेट करना है, तो उसके फॉर्म फाइलिंग से आता है। ठीक है, मान लो आपको चार्ज क्रिएट करना है, उसके फाइलिंग होते हैं। तो ये सारे क्या होता है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग होता है। आपको अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, पैसा डालना है कंपनी में, तो पैसा डालने के लिए क्या तरीका होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, फर्दर इशू हो सकता है। जो भी इशू आप लेके आ रहे हो उसके बेसिस पे आपको कंप्लायंस करने पड़ता है। तो ये हो गया इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। ये आपकी हमेशा नहीं करने पड़ते, जब आपको कोई भी ऐसा इवेंट कर रहे हो उसी सिचुएशन में आपको कंप्लायंस करना पड़ता है। आई सजेस्ट कि अगर आप कोई भी यूनिक इवेंट कर रहे हो तो आप अपने प्रोफेशनल से जरूर सजेशन ले। कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल, मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। पेड कंसल्टेंसी भी हमारी फ्री वाली भी है, आप फ्री वाला भी फॉर्म भर के थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, अपने बता देता है, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब ये जो आता है 2023-24 का कंप्लायंस। इस 23-24 में आपको क्या क्या कंप्लायंस करने हैं इस साल। ठीक है, पहली बात, ध्यान से सुनिए, एकदम कानों में ईयरफोन अच्छे से डाल के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पेनल्टी से बचाने वाला है। पहला काम हो गया आपका MBP1 और DIR8। ये दोनों क्या होता है आपको बनाना पड़ता है, MBP1 और DIR8, ये भी इंटरनल रिकॉर्ड के लिए होता है। इंटरनल रिकॉर्ड के लिए होता है, ये आपके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्लेस किया जाता है और कुछ नहीं होता है। ये बस इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर होता है एज पर सेक्शन 184, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल रिकॉर्ड के लिए मैं इसको बहुत मतलब 1 स्टार दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाद में भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट DIR3 KYC। अब आपको अपना DIR3 KYC कर लेना है। मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा अप्रैल एंड से पहले, अप्रैल एंड से पहले, अभी करोगे ना, अप्रैल मई जून तक जाओ कर लो। अभी करोगे, आपका जो भी प्रोफेशन है उसको खोचा मारो कि भाई सुन मेरा DIR3 KYC कर दे, सुन मेरा DIR3 KYC कर दो। अप्रैल में ही आपको DIR3 KYC कर देने हैं। ठीक है, अप्रैल से मई तक के अंदर आपको अपने DIR3 KYC करने हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। DIR3 KYC नहीं होगी तो इसकी पेनल्टी आती है 5000 की। ठीक है, तो मैं इसको स्टार देता हूँ 3 4 5, 5 स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका कंप्लायंस, ये एट एनी कॉस्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर टाइमली करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइमली नहीं करते हो तो 5000 रुपये है। ठीक है, तो आई सजेस्ट भैया प्लीज डू इट ऑन टाइम। ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है, आपका प्रोफेसर बोला कि अरे ठीक है जी कर देंगे ना, कर देंगे ना, बोलो कर देंगे नहीं, करिए, मेरे को 1 हफ्ते में चाहिए। ठीक है, बोलेगा इतना हड़बड़ी क्या, बोला मेरे को हड़बड़ी है, मैंने कहा पहले। ठीक है, करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जरूर अपना चेक कर लेना कि भैया क्या सच में हो गया है ना DIR3 KYC, क्योंकि बोल देंगे हाँ हाँ, हो गया हो गया है, हुआ है ना, पक्का चेक कर लेना, अगर हो गया है देन इज वेल एंड गुड, तब ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आता है, अब आपका आएगा बैलेंस शीट फाइनल।
आपका बैलेंस शीट फाइनल। मेरा सजेशन रहता है जितने अपने अपने जब देखते हैं तो अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट एट एनी हाउ अप्रैल मई से पहले अपने बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं। अप्रैल से मई तक का अपने जितने होता है बैलेंस शीट क्लियर करो। ठीक है, अकाउंट्स लो आप, अब अकाउंट्स नहीं दोगे वो अलग बात है। अदरवाइज अगर अपना अकाउंट्स मिला तो अपने मई से पहले तक अपने अकाउंट्स खत्म। ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट साइन, और उसके बाद हम लोग फाइल कर देते हैं अपना AOC 4, सॉरी AOC 4। इसमें आपका बैलेंस शीट, पीएल, ये सब का डिस्क्लोजर जाता है। तो बैलेंस शीट का फाइलिंग आराम से मई से जून तक का आराम से अपना अपना बैलेंस शीट का फाइलिंग हो जाएगा। इसका लास्ट डेट जो आता है ना वो आता है 30 अक्टूबर है। लास्ट डेट जो है ना वो है 30 अक्टूबर। तो पॉइंट इसकी, आप 30 अक्टूबर तक कभी वेट मत करो। ठीक है, आपका जो भी करना है आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक प्रोफेशनल हो। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी प्रोफेशनल फर्म में, या फिर जहाँ भी जो भी कर रहे हो आप, तो उस जगह पे भी आप ट्राई करो कि आप जितने एग्जिस्टिंग लोगों को जानते हो उन लोगों का आप विद इन टाइम करो, मतलब अप्रैल मई हार्डली हार्डली जून तक आप खत्म करके निपटा दो। ठीक है, रीजन इज लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, बहुत ज्यादा हेजार्डस हो जाएगा काम। आप करने जाओगे होगा नहीं, एक साथ आप उठ पटांग गलत से लास्ट, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो भी लोग का 30 अक्टूबर को डेटा फाइलिंग होता है ना, 100% कुछ ना कुछ गलती जाता है, 100% जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन टाइम नहीं रहता आपको रेक्टिफाई करने का। एक दिन में आपके पास 20 फॉर्म है, आपको 20 AOC 4 भरने हैं, आप कुछ भी भर के बस अपडेट करोगे, क्योंकि भैया पेनल्टी आप देना नहीं चाहोगे, पर डे का 100 रुपीज का पेनल्टी है, तो आप कुछ भी डाल के डेटा अपडेट करोगे और 100% उसमें गलती जाएगी सर। ठीक है, सो आई विल गिव इट अगेन 5 स्टार कि आपको ये वाले कंप्लायंस 100% करने होंगे। अगर AOC 4 टाइम में नहीं फाइल किया तो पर डे 100 रुपीज का पेनल्टी आता है पर डे। ठीक है, तो ये ना हो सके इसलिए। नेक्स्ट इज आपका आता है MGT 7A आता है। छोटी कंपनी के लिए 7 है, बड़ी कंपनी के लिए 7 है। ठीक है, ये आपका फाइलिंग करने का जो टाइम होता है वो आता है ये 31st था, 30 नवंबर, ये आपका लास्ट डे 30 नवंबर। आई सजेस्ट नेवर वेट फॉर द 30 नवंबर। जुलाई अगस्त तक काम नक्की करो, खत्म, अकाउंट्स अकाउंट्स एकदम मस्त रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना के एकदम वापस सबमिट कर दो भैया, क्लाइंट को दे दो, ये लो हो गया काम तुम्हारा, दैट्स गुड। ठीक है, तो ये आपका AOC 4 हो गया, MGT 7 हो गया, एनुअल रिटर्न कंप्लीट। ओके, एनुअल रिटर्न आपको जब भी फाइल करना है, मेरा सजेशन रहता है कि अप्रैल मई, मई तक लास्ट डेट मान के चलो, आप मई मान के चलोगे जून तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोग सितंबर में माथा फोड़ेंगे, अक्टूबर में माथा फोड़ेंगे, आप आराम से जुलाई जून जुलाई तक आराम से फाइलिंग वाइलिंग करके बैठ जाओ। ठीक है, पैसे आपको आज भी लगने वाले हैं, उस दिन भी लगने वाले हैं, तो पहले ही कर लो ना भाई, क्यों लास्ट डेट तक का वेट करना है। पहले करोगे तो सही ही होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम रहता है, आप पूरा विजिलेंट होकर करते हुए काम को 2 बार कर सकते हो। लास्ट में आप कर नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, ये 2 फॉर्म है, इनको आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म आता है ADT 1, ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, विद इन 15 days ऑफ EGM अपॉइंट करना पड़ता है इफ रिक्वायर्ड। अदरवाइज नहीं, अगर रिक्वायर्ड है तो आपको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ऑल्टर को ऑलरेडी लंबे समय के लिए अपॉइंट किया हुआ है तो। सपोज आपको चाहते हो कि भैया मेरे पुराना ऑल्टर बहुत घटिया काम कर रहा है, मेरे को उसको रिमूव करना है, आप उसको बोलो कि भैया एक काम करो, रेजिग्नेशन लेटर दो और ADT 3 फाइल करके दे दो, नक्की करो। ADT 3 फाइल करने के बाद वो क्या होगा, ऑडिटर हट जाएगा आपकी कंपनी से, आप नया ऑडिटर को क्या करोगे, ADT 1 फाइल करवा के अपॉइंट कर लोगे, दैट सिंपल सा स्टेप। ठीक है, तो इस साल आपको क्या क्या मेंटेन करना होगा, ये दोनों रिटर्न मैंडेटरी आपको फाइल करना होगा। ठीक है, आपका MSME का कोई रिटर्न जा रहा है तो उसको आप डेफिनेटली फाइल करो। इनकम टैक्स का रिटर्न किसी कीमत में मत छोड़ो, DIR 3 को ऐसी कभी मत छोड़ो। अभी जिसका भी पेंडिंग होने स्टार्ट होता है ना, AOC 4 ये सब जहाँ पेंडिंग हो गया ना, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि AOC 4 पर डे 100 रुपीज है, 10 दिन लेट हुआ मतलब आपका 1000 रुपया लग गया। ठीक है, 20 दिन लेट हुआ तो 2000 रुपया लग गया। तो ये आपका पैसा कंसिस्टेंटली बढ़ते जाता है, और दो दो फॉर्म है, दोनों के पेनल्टीज बहुत हैवी बढ़ते जाता है। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। वन मोर थिंग, अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, OPC है, तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सेपरेटली बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि बाकी लोग प्राइवेट कंपनियां का सुनते हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर लास्ट डेट है ना, तो वो लोग खुश रहते हैं कि हाँ 30 अक्टूबर से पहले कर लेना है अपने को, AOC 4 फाइल करना है। भाई आप OPC पर्सन हो, 1 पर्सन कंपनी हो, आपके लिए ये डेडलाइन जो है ना 30 सितंबर है। ठीक है, मैक्सी टू मैक्सिमम 30 सितंबर से पहले आपको फाइल कर देना है। इन्हीं आओ, अगर आप डिले 30 सितंबर तक जाते हो, 3000 से 3500 तक का आपका पेनल्टी आराम से पड़ जाएगा। ठीक है, डोंट डू दैट। आपका 1 पर्सन कंपनी है, आपको 30, इसमें का इसका लैंग्वेज क्या है ना, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंस ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ
financier, within 6 months from the end of financial, ये आपको इसका लैंग्वेज बोलता है ओपीसी के लिए। तो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनांशियल मतलब 31 मार्च से लेकर 6 मंथ मतलब 30 सितंबर से पहले आपको अपना फाइलिंग कर देना होता है, ठीक है। जबकि वहीं पे प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला जाता है ना, प्राइवेट कंपनी के लिए होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम, ठीक है, फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम एजीएम। और एजीएम करने का लास्ट डेट क्या होता है, वो आता है आपका 30 सितंबर, ये लास्ट डेट होता है। तो 30 सितंबर से 30 दिन का टाइम हो गया, तो इसीलिए अपने बोलते हैं 30 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एओसी 4। और इसी एजीएम से विद इन 60 डे फ्रॉम एजीएम से आपको MGT 7A या फिर 7 फाइल करने होता है, दैट्स इट। तो प्राइवेट कंपनी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है सर, प्राइवेट कंपनी की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो प्राइवेट कंपनी वालों को लंबा टाइम मिल जाता है, जबकि 1% कंपनी वाले के पास टाइम कम रहता है। तो मेक श्योर आपको विद इन टाइम आपको कर लेना है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो DIR 3 की वाईसी ना किसको किसको करना होगा, हर वो इंसान जिसका डिन नंबर 31 मार्च 2023 से पहले का मिला है, 31 मार्च 2023 को या उससे पहले मिला है, तो आपको DIR 3 KYC करना होगा मैंडेटरी, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम ये हुआ है तो आपका इसमें अराउंड 1,000 रुपया तक का खर्चा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको इसमें DIR 3 KYC वेब करना पड़ता है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं फॉर्म फाइल करके। तो ये आपका करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नहीं करोगे तो 5,000 लगेगा उस टाइम एडिशनल फीस, अगेन 1,000 रुपया लगेगा आपका प्रोफेशनल फीस, तो आपका 5,000 अगेन एक 6,000। तो ये आपका मार्केट रेट चलता है लगभग, इसके आस ऊपर नीचे थोड़ा रहता है, ऊपर नीचे वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो प्राइवेट कंपनी के लिए और ओपीसी कंपनी के लिए जो कि फंस जाते हैं क्योंकि उनको प्रोफेशनल गाइडेंस उतने अच्छे से मिल नहीं पाती है, भाई उनका भी ऑर्डर बोलता है कि यार अपने ओपीसी को बताने फ्री में बताना पड़ेगा, ये पब्लिक कंपनी को अगर गाइडेंस देता हूँ तो 1,000 रुपये वहां से चार्ज करूँगा कंसल्टेंसी, तो ओपीसी से अच्छा उसका फोन काटो, पब्लिक वाले को बताओ। तो ये प्रैक्टिस बहुत जेन्युइन है, बहुत जनरल है, क्योंकि भैया ओपीसी से बहुत ज्यादा अर्निंग उनका होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। प्राइवेट छोटी कंपनी है उससे उनका ज्यादा अर्निंग होता नहीं है, तो वो क्यों आपको टाइम देंगे, दैट सिंपल प्रोसेस। इसलिए वो उतना आपको इंटरटेन भी नहीं कर पाते, और उनका भी मजबूरी है ऐसा, उनके पास भी वर्क का प्रेशर ज्यादा होगा मे बी, ठीक है। ओपीसी हो गया, प्राइवेट हो गया। अगर आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है, सो क्या करना होगा सेक्शन 8 कंपनी के लिए, सर सेक्शन 8 कंपनी आप बोलोगे चैरिटेबल पर्पज के लिए, सर मैं तो देश का भला करना चाहता हूँ, दुनिया का भला करना चाहता हूँ, समाज का भला करना चाहता हूँ। समाज का भला करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको भी AOC 4 MGT 7 जाएगा आपका, नॉट 7 है, ठीक है। ये एक बड़ी कंपनी की तरह MGT 7 जाता है, AOC 4 MGT 7, ठीक है। एंड आपका DIR 3 KYC एज यूजल, ये एक्चुअली डायरेक्टर का होता है, बट मैं यहाँ पे इसी लिस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, ये आपको भी करने होंगे सर, ओके। अब मैं बता दूं खर्चा कितना आता होगा ऑन एन एवरेज, एक एवरेज कॉस्ट बोलूँ मैं अगर ना, कि कितना खर्चा आता है ओपीसी हो या फिर जो भी कंपनी हो, अगर आपका अकाउंट्स भी प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, आपका फिनेंसेस भी सब कुछ साइन किया गया है, तो इसका कॉस्ट आ जाता है 15,000 से 20,000 तक का, ये आपका कंप्लायंस का कॉस्ट आना ही आना है, ठीक है। 15,000 से 20,000 तक का ये कॉस्ट आ जाएगा। सपोज ये आपका नहीं है, आपका ओपीसी और छोटा कंपनी है, एट एनी कंडीशन 10,000 रुपया से 15,000 तक का कॉस्ट मान के चलो, इतना का आपका खर्चा होगा ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर आपको इतना का बजट जरूर से जरूर रखो। अगर ये काम नहीं कर पाते सर, टाइमली नहीं कर पाते, तो ये तो खर्चा होगा ही, प्लस आपका फीस लगता चला जाएगा, एडिशनल फीस एडिशनल फीस एडिशनल फीस लगता चला जाएगा, ठीक है। सो आई गेस अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा 2023-24 में आपको क्या क्या कंप्लायंस करने हैं मैंडेटरी, ये 3 फॉर्म, और क्या क्या फॉर्म और इनकम टैक्स वगैरह, और इसके अलावा कौन कौन से काम है जो इवेंट बेस्ड करने होते हैं, कोई भी चेंजेस करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, डायरेक्टर चेंज करना है, चार्ज क्रिएट करना है आपको, कोई किसी को अपॉइंट करना है, मतलब KMP लेवल पे अपॉइंट करना है, अपना डेजिग्नेशन चेंज करना है, फंडिंग उठाना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको इवेंट बेस्ड फाइलिंग करनी पड़ती है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ, डाउट खत्म। कोई भी डाउट बचा है तो नीचे गूगल का फॉर्म है, फिलअप करो, बता देंगे अपने। और इसके साथ साथ पेड कंसल्टेंसी का भी फॉर्म है, अगर कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में जानना है तो उसको फिलअप कर दीजिएगा आप। एंड कमेंट सेक्शन हमेशा जिंदाबाद रहता है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कोई भी कमेंट है नहीं जो छोड़ देता हूँ, प्रोवाइडेड बहुत ही बेकार वाहियात कमेंट रहा हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज मैं हर कमेंट का ही रिप्लाई करता हूँ। एंड कोई भी डाउट रहा तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।